Hello friends, very good afternoon to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का सफलता बैच में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आपकी विज्ञान विषय की तीसरी क्लास है और आज की क्लास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी धातु अधातु के बीच अंतर के टॉपिक से शुरुआत करेंगे और फिर आगे देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं आज की क्लास में। और गाइज, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपने सुबह वाली क्लास देखी होगी, तो वहाँ हम पेपर 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर 1 का आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जहाँ से जितना ज़्यादा हो सकता था, जितना कवर कराना था, वो सब कुछ मैं कवर करा चुकी हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे गाइज, जब हमारे सारे सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो रहे होंगे, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट की भी टाइमिंग फ्री होती रहेगी उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट लेता रहेगा और बाकी जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट होता रहेगा उसको हम एक साइड रखते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ आप उसका रिवीजन भी करेंगे साथ साथ। आपने नोट्स बनाए होंगे अपने, तो उनका रिवीजन भी आपको साथ साथ करते रहना है। बाकी बीच में मैं एक बार टेस्ट भी ले लूँगी आपका और फिर एक बार लास्ट में रिवीजन भी करेंगे मैराथन के साथ, ठीक है। उस मैराथन में हम रिवीजन ही करेंगे, बाकियों के लिए मैराथन होगी लेकिन आपके लिए वो रिवीजन क्लास होगी। तो यहाँ से चलिए शुरुआत करेंगे अपनी आज की तीसरी क्लास की। चलिए गाइस, अपना टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है धातु तथा अधातु के बीच अंतर। तो सबसे पहले एक एक करके इनके कुछ मैंने यहाँ पर गुण लिखे हुए हैं, ठीक है। लगभग 8-9 हैं, उनमें से आपको सिर्फ 5 याद रखने हैं जो आपको आसान लगे, जो आपको अभी याद हो जाए, सिर्फ उन्हें ही अपने नोट्स में शामिल करिएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है लेकिन उनमें से आप कोई भी 5 याद रखेंगे, ठीक है। 5 से ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पहला गुण है पारदर्शिता का नियम, ठीक है। पारदर्शिता का गुण यानी वस्तु के या किसी भी धातु के आर पार अगर देख सकते हैं तो उसमें कैसा गुण होगा? पारदर्शिता का नियम होगा। अगर उसके आर पार हम नहीं देख सकते तो उसमें अपारदर्शिता का गुण होगा। तो धातुएं सभी कैसी होती है? क्या आप धातु के आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तो इनमें पारदर्शिता का गुण नहीं पाया जाता, या कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती है? अपारदर्शी होती है। क्लियर। और वहीं इसी जगह पर अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु पारदर्शी भी होती है और अपारदर्शी भी होती है और साथ साथ परभासी भी होती है। तो तीनों प्रकार की होती है अधातुएं। यानी अधातु में तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, पारदर्शिता का भी, अपारदर्शिता का भी और परभासी का भी। क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जिनमें पारदर्शिता का गुण पाया जाता है, कुछ अधातुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें अपारदर्शिता का गुण पाया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं धातुओं में कौन सा गुण होगा? अपारदर्शी का, ठीक है। और धातुओं में कौन सा होगा? अपारदर्शी का गुण होगा। और अधातु में पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी तीनों प्रकार के गुण पाए जाएंगे। इसी के साथ दूसरा यहाँ पर गुण की अगर बात करें वो है क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। आपने पहले भी जब हम इस क्लास में वो अभिक्रिया करवा रहे थे इन सब के बीच में, तब हमने सीखा था पिछली क्लास में। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं। क्लियर। तो ये इनके बीच एक और डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस का हमारा पॉइंट क्या होगा? ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न करते हैं कौन? धातुएं। धातुएं, सभी धातुएं क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। लेकिन अगर बात करें अधातु की तो अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ये भी इनके बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा एक बार मैं आपको पहले यही बता दूं। एक तो डिफरेंस ही पूछ सकता है कि धातु अधातु के बीच में डिफरेंस बताइए। इसके साथ साथ आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि धातु के गुण बताइए, धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ऐसे ही सिंगल सिंगल करके अधातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं ये बताइए। तो इस तरह से भी आप इनका आंसर कर पाएंगे इस टेबल की हेल्प से। अगला गुण है अवस्था का, कि किस अवस्था में पाई जाती है।
तो धातुएं क्या होती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, केवल और केवल एक धातु को छोड़कर जिसका नाम है पारा, ठीक है। पारा यानी जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं, पारा ही एक ऐसी धातु है जिसमें के जो ठोस नहीं होती बल्कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, और उनमें अधात वर्धनीयता का और तन्यता का गुण होता है। तन्यता यानी अगर हम उसको उस पर चोट मार के उसको एक तार के रूप में बदल दे, ठीक है, एक पतले तार के रूप में परिवर्तित कर दे, उसको ही तन्यता कहते हैं। बिल्कुल, तो धातुओं में गुण पाए जाते हैं कि वो ठोस होती है केवल पारे को छोड़कर, और अधात वर्धनीयता का और तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। यहाँ दोस्तों अधात वर्धनीयता से मतलब होता है कि अगर हम किसी धातु को उस पर चोट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो वो धातु कैसी चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये इस शब्द से यहाँ आप इसका मतलब समझेंगे कि धातु को एक चादर के रूप में बदलना ही अधात वर्धनीयता का गुण होता है, और तन्यता का उसको एक तार की फॉर्म में बदलना, ठीक है, पतले तार की फॉर्म में बदलना ही तन्यता का गुण कहलाता है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अवस्था कौन कैसी होती है ठोस की। सामान्यतः तो धातु की अवस्था ठोस होती है केवल और केवल पारे को छोड़ करके, और अधातु की अगर बात करें तो अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, पांचवा बिंदु है कि घनत्व एवं गलनांक के आधार पर, घनत्व एवं गलनांक के आधार पर धातु का जो अधिक घनत्व होता है वो अधिक होता है एज कंपेयर टू अधातु, और गलनांक भी इसका उच्च होता है। धातु का घनत्व और गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, पर वही अगर बात करें अधातु की तो अधातु का गलनांक और घनत्व निम्न होता है, ठीक है, कम होता है धातु की कंपैरिजन में। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मिश्र धातु की, तो कुछ धातुएं क्या करती है, आपस में मिल करके एक मिश्र धातु बनाती है, लेकिन अधातुएं मिश्र धातु नहीं बनाती। तो ये भी एक इसका गुण है, ठीक है। आप इसको अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि धातुएं आपस में मिलकर के क्या बनाती है, एक मिश्र धातु बनाती है, लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, वे आपस में मिलकर कोई मिश्र धातु नहीं बनाती है। अगला पॉइंट है अम्लों से क्रिया। धातु किसके साथ क्रिया करता है, अम्ल के साथ क्रिया करता है और लवण बनाते हैं, लेकिन अधातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते, या कहीं के भी साथ जो आप कह सकते हैं कि यह धातु होती है वो क्रिया नहीं करते और लवण नहीं बनाते। इसी के साथ जो आठवां गुण है चालकता का यानी कंडक्टिविटी का, ठीक है, जिसमें कि बिजली ट्रांसफर हो सके। तो जितनी भी धातुएं होती है सभी धातुएं बिजली की सुचालक होती है। और अगर बात करें अधातु की, तो अधातु में यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़ करके जितनी भी अधातुएं होती है वो बिजली की कुचालक होती है, यानी बिजली की अच्छा स्रोत नहीं होती, बिजली का अच्छा चालक नहीं होती, इसलिए इसको हम कुचालक कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ग्रेफाइट और कार्बन, इनको छोड़ करके बाकी धातुओं का गुण कैसा होता है, कुचालक वाला होता है, यानी उनसे बिजली जो है वो फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। तो ये 8 गुण मैंने बताए, इनमें से आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, वो आप इनमें लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों जहाँ हमने यहाँ बात की थी कि कुछ अधातुएं ठोस भी होती है, तो ये कौन कौन सी अधातुएं है आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों आयोडीन हो गया, ठीक है, आयोडीन, तो ये अधातु है और ठोस अवस्था में पाई जाती है। और इसी के साथ फॉस्फोरस हो गया, कार्बन सल्फर हो गया, तो ये ऐसी अधातुएं हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक बार फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे और आप अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे वो आपको मैं एक बार बता देती हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु और अधातु के बीच अंतर। पहला गुण था दोस्तों पारदर्शिता का गुण। तो सभी धातुएं कैसी होती है, अपारदर्शी होती है, लेकिन जो धातुएं होती है उनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, पारदर्शिता का भी और अपारदर्शिता का भी। साथ ही
जो धातुएं होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है और अधातुएं कैसी होती है, अम्लीय होती है। वही अगर बात करें धातु से ध्वनि उत्पन्न होती है, अगर आप धातु को कहीं टकराएंगे या आपस में टकराएंगे तो वे क्या क्या करेगी, ध्वनि उत्पन्न करेगी, लेकिन अधातुएं ध्वनि को उत्पन्न नहीं करती है। वही अगर बात करें किस अवस्था में पाई जाएगी धातुएं, तो धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाएगी, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा रूम टेम्परेचर पर भी। ठीक है, तो आपसे यहाँ से दो तरह से प्रश्न बन जाता है कि कौन सी धातु ऐसी है जो कमरे के तापमान पर भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे पारा ऐसी धातु है। क्लियर। वही बात करें अधातु की, तो अधातु तीनों अवस्थाओं में मिलती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। घनत्व की बात करें और गलनांक की, तो धातु का घनत्व भी और गलनांक भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है, उच्च होता है। और वहीं अगर अधातु की बात करें तो अधातु का गलनांक और घनत्व निम्न होता है, कम होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों मिश्र धातु के बारे में कि क्या धातुएं मिश्र धातु बनाती है। तो बिल्कुल, जब दो या दो से ज़्यादा धातुएं आपस में मिल जाती है तो मिश्र धातु बन जाती है, लेकिन अधातु के आपस में मिलने पर कुछ भी नहीं बनता, वे अधातु नहीं बनाती, वे मिश्र धातु नहीं बनाती। अम्लों के साथ क्रिया करने पर धातु लवण बनाती है, जबकि अधातु लवण नहीं बनाती है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, लेकिन अधातुएं कुचालक होती है, ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़ करके। अब दोस्तों आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ एक छोटी सी टर्म दी गई है, पिंग आयरन। आपसे पूछ लिया जाता है पिंग आयरन क्या होता है, तो पिंग आयरन कहते हैं दोस्तों हम कच्चे लोहे को। ठीक है, कच्चे लोहे को हम पिंग आयरन कहते हैं। इसको आपको अगर ये नाम देखने को मिले तो आप थोड़ा हैरान नहीं होंगे कि पिंग आयरन क्या है। ठीक है, पिंग आयरन, आयरन से तो मतलब समझते हैं लोहा। ठीक है, और पिंग से मतलब होता है कच्चा लोहा, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ढलवा लोहा। ठीक है, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या पिंग आयरन। तो अगर पिंग आयरन पूछे तो आप समझ जाइएगा यहाँ इन्होंने बोला है कच्चा लोहा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया दोस्तों धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, धातुओं से हम अधातुओं को कैसे अलग करते हैं, या धातुओं में जो अशुद्धियाँ मिली होती है उनको कैसे अलग करते हैं, उनकी विधियाँ भी हमने जान ली थी पहली क्लास में। अब हम बात करेंगे दोस्तों धातुओं को संरक्षण से बचाने के उपाय, या धातुओं का संरक्षण करने के लिए या धातुओं को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि धातुएं क्रियाएं करती है। ठीक है, अगर आप बात करें कोई भी धातु है तो उस पर आपने देखा होगा जंग लग जाता है। ठीक है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती है फिर, तो उनको जंग से बचाने के लिए, उनको खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हम अपना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे पहला टॉपिक भी जो हमने कवर किया ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनमें से आप 5 अपने कोई भी अच्छे गुण जो आपको लगे सिर्फ वही अपने नोट्स में आप शामिल करेंगे जो आपको याद हो गए होंगे अभी अभी में। अब बात करेंगे धातु का संरक्षण या बचाने के कौन कौन से उपाय होते हैं। पहला है दोस्तों पेंट का लेप चढ़ाकर। अगर कोई धातु को हम चाहते हैं कि लंबे समय तक चले, ठीक है, लंबे समय तक सेफ रहे, तो उसके ऊपर पेंट का लेप चढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके साथ ही ग्रीस या तेल लगाकर, जब हमें धातुओं का क्षय होने से बचाना हो, यानी उनका ह्रास होने से बचाना हो, ह्रास से मतलब होता है उनका डेप्रिसिएशन होने से बचाना हो, उनमें जो टूट फूट होती है, ठीक है, उनमें जो खराबी होती है, अगर उससे हम धातुओं को बचाना चाहते हैं तो हम उसमें ग्रीस या तेल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, ठीक है, वो लगातार काम करते रहने से उनमें क्या हो जाता है, वहाँ ग्रीस या तेल की उनको ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। जैसे आपने देखा होगा अगर साइकिल आप चलाते हैं तो वहाँ उसकी चेन में आपको ग्रीस की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है जब आप उसकी सर्विस कराते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कोई भी मशीन है, बाइक है, कार है, सबको ज़रूरत पड़ती है। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपका
गैल्वोनीकरण। ठीक है, गैल्वोनीकरण क्या होता है? गैल्वोनीकरण की प्रक्रिया दोस्तों धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ाना ही गैल्वोनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो गैल्वोनीकरण क्या होता है? एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ाना ही गैल्वोनीकरण कहलाता है। क्लियर? तो नाम को देख करके घबराएंगे नहीं, बाकी इसका बहुत सिंपल सा यही अर्थ है कि जब हम एक धातु को का संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ा देते हैं, वो गैल्वोनीकरण कहलाता है। चौथा क्या है? विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये भी एक विधि है धातुओं को बचाने के लिए, उनको लंबे समय तक सेफ रखने के लिए उनके ऊपर विद्युत का लेपन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है मिश्र धातु बना करके, कि अगर कोई धातु हमारे पास है और हम चाहते हैं उसको लंबे समय तक चलाया जा सके, तो हम उसे क्या करते हैं? मिश्र धातु बना देते हैं, दूसरी धातु के साथ मिला करके उसको लंबे समय तक चल सके ऐसा उसको बना देते हैं। अब ये मिश्र धातु क्या होती है, कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है जो आपके पेपर में पूछी जाती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट ही टॉपिक में कवर करेंगे। अभी आपको ये इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, धातुओं को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय है, तो आपके सामने 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ आपसे इतना पूछ सकता है गैल्वोनीकरण क्या है, तो आप बताएंगे धातु के ऊपर दूसरी धातु को चढ़ाना गैल्वोनीकरण कहलाता है। पेंट का लेप चढ़ाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है, उनकी बार बार सर्विस करवाकर, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, गलत नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, उनकी बार बार सर्विस करवा करके ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ आप अपने तरफ से भी इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं कि कौन कौन से हम उपाय अपना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। अगला जो टॉपिक आता है मिश्र धातु का। मिश्र धातु क्या होती है, ये तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी बीच में बताया था कि मिश्र धातु वे धातुएं होती है, जैसे हमने मिश्र व्यंजन के बारे में, जो संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना था, यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उनको हमने मिश्र व्यंजन कहा था। तो मिश्र धातु क्या होगी? जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से या अधातुओं का समांगी मिश्रण होती है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। यानी धातु के साथ कोई अधातु मिला करके भी मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, वो भी मिश्र धातु बनता है। लेकिन अगर अधातु को अधातु में मिलाएं तब कोई मिश्र धातु नहीं बनती है। ठीक है, तो ये आप हमने ऊपर विशेषता में जाना था। ठीक है, कभी आप उसको लेकर के यहाँ कंफ्यूज रहे तो ये आपने समझा। मिश्र धातु क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में मिलकर के एक समांगी मिश्रण बनाती है, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलकर जो हमें नई धातु प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ प्रक्रिया बताई गई है कि बनेगी कैसे मिश्र धातु। तो हम 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघाल कर, ठीक है, आपस में मिलाकर के फिर उसको मिश्र धातु ऐसे बनाते हैं, ऐसे प्राप्त होती है मिश्रित धातु। अब दोस्तों कुछ प्रमुख मिश्र धातु है जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है कि पीतल किस किस धातु से मिलकर बना होता है, पीतल क्या मिश्र धातु है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न बन जाते हैं कि, या ऐसे भी पूछ लेता है कोई भी 2 मिश्र धातु के नाम लिखिए, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मिश्र धातु किस किस धातु से मिलकर के बनी होती है। तो बहुत ही जो प्रमुख सी है आपके पेपर में पूछ ली जाती है, वही यहाँ पर मेंशन की गई है। पहला है दोस्तों पीतल। पीतल जो मिश्र धातु है, पहले तो यही समझिए पीतल कैसी धातु है? मिश्रित धातु है। ठीक है, मिश्र धातु है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए पीतल कैसी धातु है, तो आप वहां मिश्र धातु बताएंगे। क्लियर? और पीतल किस किस धातु से मिलकर के बनी होती है? तो तांबा और जस्ते से मिलकर बनती है आपकी पीतल मिश्र धातु। तांबे और जस्ते से मिलकर के आपकी बनेगी मिश्र धातु पीतल। उसके बाद कांसा जो मिश्र धातु है, ये किस किस से मिलकर के बनी है? तो तांबा और टिन को अगर हम आपस में मिलाए तो कौन सी धातु हमें मिलेगी? कांसा मिलेगी। क्लियर? तांबा और जस्ता मिलाए तो पीतल मिलेगा, और तांबा के साथ टिन मिला दे तो हमें कांसा मिलेगा। उसके बाद है सोल्डर। सीसे को और टिन को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हमें जो मिश्र धातु प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? सोल्डर कहलाती है, अगर हम सीसा और टिन को एक साथ में
मिलाते हैं, है ना, तो हमें प्राप्त होगी मिश्र धातु सोल्डर नाम से। उसके बाद जो स्टेनलेस स्टील होती है, जिसके आप लोगों के घर में बर्तन होते हैं, ठीक है, चम्मच, कटोरी, ग्लास, ये सभी किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। आपने बहुत अच्छे से नाम सुना हुआ होगा कि ये बर्तन तो स्टेनलेस स्टील का है, ठीक है, खराब नहीं होगा। तो वो मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। अब कैसे कैसे बनती है, तो बात करें लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर के बनती है स्टेनलेस स्टील। लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर के बनेगी स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये 4 प्रमुख है। अब हमने मिश्र धातु के बारे में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग समझेंगे। मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के उदाहरण हैं पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि पीतल मिश्र धातु कौन कौन सी धातु से मिलकर के बनी होती है, तो तांबा और जस्ता से। कांसा मिश्र धातु किस किस से मिलकर के बनी है, तो तांबा और टिन से। सोल्डर मिश्र धातु सीसा और टिन से मिलकर बनती है। स्टेनलेस स्टील धातु मिश्र धातु लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर के बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म करते करते इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम जानेंगे और इसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, क्या क्या यहाँ पर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है वो यहाँ हम देखेंगे। दोस्तों आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है, आंसर करें। तो सबसे क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। तो पहला तो बहुत इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट ही है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही हेडिंग में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी? पोटेशियम होगी। अगर आपसे पूछा जाए जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो ये तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जानते होंगे कि कितने कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी कितनी होती है? 24 कैरेट की। लोहा प्राप्त किया जाता है किस अयस्क से? तो हमने ऊपर जब वो टेबल की हेल्प से क्लियर किया था कि लोहा किस अयस्क से प्राप्त होगा, तो वहाँ हमने जाना था कि लोहा जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होगा? सबसे अच्छा सुचालक किस किस का? ऊष्मा का भी और विद्युत का भी। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी होती है? तो चांदी होती है। क्लियर? सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु है, जो यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो एल्यूमिनियम है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। और सबसे अधिक लचीली या पीट कर बढ़ाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? जो सबसे ज़्यादा लचीली होती है उसको हम बहुत पतले तार के रूप में या उसको पीट करके एक चादर के रूप में, बहुत पतली चादर के रूप में हम बदल सकते हैं। तो वो कौन सी धातु होती है? वो होती है सोना आपकी, या स्वर्ण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लचीली और सबसे ज़्यादा बढ़ाई जा सकने वाली धातु, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें तन्यता का और अधात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तो वो धातु है स्वर्ण यानी सोना। आपने देखा होगा कि सोने का बर्क या चांदी का बर्क चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। मिठाइयों के ऊपर सोने का भी बर्क आपने देखा होगा चढ़ा होता है, तो कितना पतला होता है, ठीक है। तो वो असलियत में सोने को ही इस तरीके से एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो हाथ लगाने से इसे गायब भी हो जाता है, तो वो बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है सोने की। ये गुण इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक कौन सा होता है, जिसमें ऊष्मा बहुत ही आप कह सकते हैं कि घिस पिट करके ऊष्मा ट्रांसफ़र हो। तो सबसे न्यूनतम या सबसे खराब सुचालक की अगर बात करें, ठीक है, ऊष्मा जाएगी तो ट्रांसफ़र तो होगी लेकिन सबसे कम होगी। अब दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, किस धातु की विद्युत चालकता जो है वो सर्वाधिक होती है। विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है चांदी धातु की, ठीक है। किसकी? चांदी की। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है
चांदी की। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चांदी का हर जगह वायर बनाने में तो यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि महंगा होता है, इसीलिए फिर एल्युमिनियम को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल भी है। ठीक है, चांदी के तो लिमिटेड स्रोत है, तो इसीलिए यहाँ पर चांदी को हर जगह वायर्स में यूज़ नहीं किया जाता। बहुत कम ऐसी जहाँ मतलब आप कह सकते हैं ज़रूरी होता है वहीं आपके चांदी के वायर्स को यूज़ किया जाता है, तो क्योंकि महंगा होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है वो चांदी में ही होती है। और स्वर्ण की अगर बात करें, स्वर्ण की क्या या सोने की क्या विशेषता थी कि वो सबसे ज़्यादा लचीली थी और पीट कर बढ़ाई जा सकने वाली धातु थी। ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक कौन है? सीसा है। और शुद्ध सोने का कितना कैरेट होता है? 24 होता है। सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक क्या होगा? चांदी होगा। और विद्युत का भी सर्वोत्तम सुचालक क्या होगा? चांदी होगा। ये देखिए, आपको यहाँ पहले भी मैंने इसको यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है? चांदी धातु होती है। इतना आपको बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आपके अगले टॉपिक की। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, वन लाइनर में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं आज की क्लास में, और कुछ एमसीक्यूज भी है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ से ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी में वे धातु तथा उनके अयस्क जिस रूप में होते हैं खनिज कहलाते हैं, या कह सकते हैं कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले धातु के यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो परिभाषा हमने सबसे पहले अपने अपने आप नोट्स में लिखी थी वही आप लिखिए। ठीक है, इसको याद करने की आप कोशिश ना करें। जो हमने अपने नोट्स में खनिज की परिभाषा जानी है वही आप लिखिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हर जगह अलग अलग आप याद करेंगे। आपने मॉडल में कुछ और देख लिया, आपने वहाँ से वो याद कर दी, सीरीज में कुछ और देख ली, वहाँ से आपने वो याद कर ली, तो सब मिक्सअप हो जाएगा। आप अपने बेसिक अपना नोट्स को ही बना करके रखें, बाकी क्वेश्चन आप कैसा भी देखें तो वहीं से उसका आंसर बनाने की आप कोशिश करेंगे। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो वे खनिज जिनमें से हम धातु को बहुत सरलता से अलग कर सकते हैं उनको अयस्क कहते हैं। तो ये तो सेम ही लिखा हुआ था हमने। इसके बाद किन्हीं दो धातुओं के नाम बताइए, तो कोई भी दो धातुओं के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो और साथ साथ किन्हीं दो अधातुओं के नाम बताइए, तो यहाँ अधातु के नाम फॉस्फोरस और सल्फर अधातु के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आप इन दोनों के जो एग्जाम्पल्स है, ये जब आप दोनों के बीच में डिफरेंस लिख रहे होंगे जो कि हमने ऊपर अभी देखा, तो वहाँ आप इनको भी शामिल कर लीजिएगा। दोनों के ये दो दो एग्जाम्पल, इनको वहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे अच्छा होगा, आपको साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी याद रहेंगे, उन डिफरेंस में आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। इसके साथ धातु के दो प्रमुख गुण लिखिए। अरे भाई, हमने तो 8 देखे थे, उनमें से 2 ही तो लिखने के लिए बोला है, तो बता दीजिए कोई भी। ठीक है, कोई भी 2 गुण धातुओं के, कि भाई धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी उनको खींच करके उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ अधातु के 2 प्रमुख गुण बताइए। कौन कौन से गुण होते हैं अधातु के? ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों, अधातु के 2 प्रमुख गुण हैं। एक तो अधात वर्धनीयता, यानी उनको चोट मारने पर उनको बढ़ाया नहीं जा सकता, चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधातुएं क्या होती है? टूट जाती है। ठीक है, चोट मारने पर अधातुएं टूट जाती है। और ये विद्युत की अच्छी सुचालक नहीं होती, यानी कुचालक होती है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें चमक नहीं होती, ये आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस थे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ ये वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में इसको कवर कर लिया है हमने। अब यहाँ से हम जो आगे टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये आपका नया चैप्टर शुरू हो जाता है, 3rd चैप्टर, और बिल्कुल हम बीच में हैं अपने साइंस के सिलेबस के। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच हम पहुँच चुके हैं। तो तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों इसी क्लास में। एक बेसिक सा आपको बन जाएगा और फिर उसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ हम इसके बारे में क्या क्या आज सीखेंगे, तो चैप्टर का नाम आपके है आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी, विद्युत ऋणात्मकता।
देखिए यहाँ आपको क्या कहा गया है कि आवर्त सारणी की आपको सामान्य जानकारी चाहिए, सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, ज्यादा आपको नहीं घुसना है कि टेबल में इस आवर्त सारणी में ये क्या लिखा है, यहाँ क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको सामान्य जानकारी चाहिए और आपसे सामान्य से ही प्रश्न इस चैप्टर से बनते दिखाई देते हैं। कैसे कैसे बनेंगे वे मैं आपको साथ साथ क्लियर करती हुई चलूंगी, इस बात के लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी किसे कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा या आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी धातुएं होती है, ठीक है, बहुत सारे तत्व होते हैं। तो उन रासायनिक तत्वों को एक जगह एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, ताकि उनकी स्टडी करने में आसानी रहे, उनका अध्ययन करने में आसानी रहे, ठीक है, और इसीलिए क्या किया गया, एक टेबल बनाई गई जिसको नाम दिया गया आवर्त सारणी, आवर्त सारणी नाम दिया गया। तो यह रासायनिक तत्वों की क्या होती है, एक तालिका होती है, तालिका मतलब टेबल होती है, जो परमाणु संख्या के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि समान परमाणु संरचना वाले जो तत्व होते हैं वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा अभी ऊर्ध्वाधर क्या बोला मैंने, स्तंभ क्या है, ठीक है। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर होगा। बाकी अभी आप इतना समझ करके चलिए कि आवर्त सारणी क्या होती है, कि सभी रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर एक तालिका में व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी होती है। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ जानेंगे कि आवर्त सारणी में क्या क्या होते हैं, आवर्त सारणी में क्या क्या होते हैं। तो ये आपके सामने एक आवर्त सारणी है, इंग्लिश में कहते हैं इसको पीरियडिक टेबल। तो उसमें आपको आवर्त और वर्ग देखने को मिलेंगे, ठीक है, आवर्त और वर्ग देखने को मिलेंगे। आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। आवर्त कहते हैं दोस्तों जो ये हॉरिजॉन्टल रोज है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरह से जो ये रोज बनी हुई हैं इनको हम कहते हैं आवर्त, ठीक है, इनको पीरियड भी बोलते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल जो रोज है। उसके साथ ही जो ये इस तरीके से ये स्तंभ या स्तंभ बोलते हैं, जो सीधा खड़ा हुआ, कोई भी ऐसे आप कह सकते हैं एक सीधी रेखा में खड़े हुए जितने भी रसायन है, रासायनिक तत्व है, इनको स्तंभ बोलते हैं। तो ये जो इस तरीके से आप लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, इनमें ये आपके बहुत सारे केमिकल आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रासायनिक तत्व रखे हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे वर्ग। और जो ऐसी रेखाएं हैं इनको बोलेंगे हम आवर्त, ठीक है। ये क्या होंगे, वर्ग होंगे, सीधी रेखा में जो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे वर्टिकली खड़े हुए हैं इनको हम वर्ग बोलेंगे, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है इनको हम क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ डिनोट कर देती हूँ कि ऐसे वाली जो रेखाएं हैं वे क्या है, आवर्त है, और जो ये सीधी खड़ी रेखाएं होती है इनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब आगे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में आगे जानते हुए चलेंगे कि ये कैसे इनके अंदर जो रासायनिक तत्व है उनको रखा गया है। तो चलिए देखें दोस्तों, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर ही वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। और वर्तमान में अब तक 118 तत्व ऐसे हैं जिनको ज्ञात कर लिया गया है, यानी जिनकी खोज कर ली गई है, और उनमें से 98 तत्व ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमें पाए गए। लेकिन जो बाकी बचे हैं इन 118 में से वो सभी कैसे हैं, मानव निर्मित है, ठीक है, वो मानव निर्मित है। लेकिन ये 98 तत्व ऐसे हैं जो कि प्रकृति में हमें पाए गए। तो इतना आप सभी को समझ में आया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में अब तक कितने तत्वों को ज्ञात किया गया है, तो 118 तत्व ऐसे हैं जिनको ज्ञात कर लिया गया है, और इन 118 तत्वों में से कुल 98 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारी प्रकृति में हमें एज इट इज मिले, और बाकी बचे मानव निर्मित है, ठीक है, जो मानव निर्मित है, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हैं, आर्टिफिशियली तैयार किए गए हैं। वहीं आगे बढ़े, आगे बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों इनको इस टेबल की हेल्प से इनमें रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों टेबल में रखा गया, क्या ज़रूरत पड़ी। क्योंकि दोस्तों जो ये 118 तत्व है
इनके अध्ययन को हम सुविधाजनक बना सके और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर सके, इसीलिए हम इन तत्वों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम आसानी से बहुत ही उनका अध्ययन कर पाए और वो क्रमबद्ध रूप से हमें मिले, हम देखते ही पहचान ले कि ये तत्व यहाँ रखा है तो इसका क्या गुण है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या क्या है, इसका परमाणु भार क्या है, वो देखने से ही पता चल जाए। ठीक है, उनका अध्ययन करना बहुत सुविधाजनक हो जाए और वो एक क्रम में लिखे हुए हो। तो इसीलिए हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं इस टेबल की या पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की मदद से। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ। अभी तक हमने सिर्फ ये जाना आवर्त सारणी क्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग होते हैं। आवर्त किसे कहते हैं, आवर्त कहते हैं जो लेटी हुई रेखाएं होती है उनको, और जो वर्ग होता है जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको हम वर्ग या ग्रुप्स कहते हैं। इसके साथ बस हमने इतना और जाना इस चैप्टर में कि अभी तक कि भाई अभी जो वर्तमान में अभी तक जो है 118 तत्व खोज लिए गए हैं, जिनमें से 98 तत्व ऐसे हैं कि जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले और जो बाकी बचे हैं वो कैसे है, वो मानव निर्मित है। और क्यों करते हैं इसका वर्गीकरण, ताकि अध्ययन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ठीक है, सुविधा हो पढ़ने में, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जा सके, इसलिए हम आवर्त सारणी का निर्माण करते हैं। और आज आपको बिल्कुल एनर्जी भी मेरी वापस दिख रही होगी। ठीक है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ अभी, तो मेरी एनर्जी आपको आज की क्लास में अलग से दिख रही होगी। ठीक है, मेरा बोलने का अभी कहती नहीं हूँ कभी फिर से शुरू हो जाए, तो चलिए थोड़ा थोड़ा जानेंगे। आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, और वर्गों की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है पेपर में, और पूछा गया है बीटीसी 2018 में कि वर्ग किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए अब वर्ग के बारे में, आवर्त के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कंफ्यूजन होगा वो अब दूर हो जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं, तो गाइस आवर्त सारणी में जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ से मतलब है जो वर्टिकल ऐसे कॉलम्स होते हैं, जो ये ऐसे बने वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इनको हम वर्ग कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ग किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बने हुए हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जो ये 18 मैं आपको बता रही हूँ ये आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार है। ठीक है, और मूल आवर्त सारणी में कितने थे तो आगे हम जानेंगे जब दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होंगे, लेकिन अभी वर्तमान की हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान में ये 18 वर्ग होते हैं। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आगे बढ़े। प्रत्येक स्तंभ क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है। जैसे ये क्या है, ये एक वर्ग है, ये एक क्या है, वर्ग है, ये एक क्या है, वर्ग। जो जितने भी स्तंभ है ये अपने आप में एक वर्ग होते हैं। एक वर्ग के सभी तत्वों के समान रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। यानी जिनको एक वर्ग में रखा गया है, इसका मतलब ये है उन सभी तत्वों के जो गुण हैं वो समान है। भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हैं, उनके समान है, क्योंकि उनके समान गुणों के आधार पर ही तो हमने उनको एक वर्ग में रखा है ना, ताकि हम देख करके पहचान सके कि इस गुण वाले सभी तत्व तो हमें इस वर्ग में मिल जाएंगे। तो अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया कि जितने भी हमें ऐसा लगा कि ये समान गुण वाले तत्व है उनको एक वर्ग में हमने रख दिया। इसी के साथ आगे बात करें, क्योंकि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है या गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए इनको हम एक वर्ग में स्थापित करते हैं। इस तरह के सभी किसको, तत्वों को जिनके समान रासायनिक और भौतिक गुण हो, तो उनको एक वर्ग में रखा जाता है। कितने वर्ग है अभी फिलहाल, तो 18 वर्ग है आपकी आवर्त सारणी में। इसके साथ ही हम जानेंगे दोस्तों, दूसरा हमने क्या देखा था आवर्त सारणी में और क्या होते हैं वर्ग के अलावा, आवर्त होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, अगर इसकी आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्त किसे कहते हैं या आवर्त की क्या परिभाषा आप लिखेंगे, तो चलिए देखें दोस्तों। तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर जो क्षैतिज कतारें होती है, यानी हॉरिजॉन्टल जो आप कह सकते हैं रोज होती है, उनको ही हम क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको टेबल में मार्क करके बताया था कि जो भी ऐसी हॉरिजॉन्टल रोज होगी उनको हम क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। और ये किस आधार पर बनाई गई है, तो परमाणु भार में
वृद्धि होती रहेगी। जितना हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते रहेंगे उतना ही परमाणु भार में क्या होती रहेगी, सभी तत्वों के वृद्धि होती रहेगी, है ना। तो इस तरीके से हम उसे ही आवर्त बोलते हैं। एक बार और देखेंगे, वर्ग क्या है, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं यानी स्तंभ के रूप में होता है, उनको हम वर्ग कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 18 है। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। वर्ग में हम उनके भौतिक और रासायनिक गुण जिनके समान हो उनको रखते हैं, और आवर्त में इनके परमाणु भार में वृद्धि के क्रम में इनको रखा जाता है। बहुत अच्छे से, आई होप आपको ये बेसिक सी जानकारी क्लियर हो गई होगी कि आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त किसे कहेंगे, है ना। अब हम दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण जानेंगे। देखिए इतने सारे तत्व थे, है ना, हमारी प्रकृति में इतने सारे तत्व थे, तो उनका वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, क्योंकि सब चाहते थे कि भाई इनका सुविधापूर्ण अध्ययन कर सके, ऐसा कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर किया जाए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे तत्व बिखरे घूम रहे हैं, कैसे इनका अध्ययन करें, ठीक है। कोई ना कोई सुविधाजनक तो हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, कोई ऐसी सारणी तो बनानी पड़ेगी कि जिसमें हम एक जगह पर सभी तत्वों को रख सके और उनकी पहचान भी बहुत आसानी से कर सके। तो इसी संदर्भ में सबसे पहला प्रयास किया था दोस्तों डोबरनियर ने, ठीक है। डोबरनियर ने सबसे पहला प्रयास किया था तत्वों का वर्गीकरण करने का। तो डोबरनियर ने कौन सा नियम दिया, त्रिक नियम दिया, यानी त्रिक नियम के तहत इन्होंने आवर्त सारणी को बनाने की कोशिश की थी सबसे पहले, है ना। लेकिन इनका प्रयास दोस्तों सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया तो हम अभी जानेंगे। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे कि सबसे पहला प्रयास किसने किया था, डोबरनियर ने किया था, जो कि असफल रहा। और डोबरनियर का कौन सा नियम है, तो त्रिक नियम है। अगर इंग्लिश में बात करें तो डोबरनियर्स लॉज ऑफ ट्रेड्स, है ना। कौन थे डोबरनियर, तो ये जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपना ये प्रयास किया था 1829 में, ठीक है। 1829 में इन्होंने ये प्रयास किया था। दोस्तों डोबरनियर ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकरण किया, त्रिक मतलब ट्रिपलेट्स बनाए उनके, और बताया कि प्रत्येक त्रिक के बीच में आने वाले तत्व का परमाणु भार और गुणधर्म शेष दोनों के परमाणु भार का औसत होता है। यानी अगर एक तत्व इधर है, एक बीच में है और एक यहाँ है, तो इन्होंने बताया कि जो बीच वाला तत्व होता है, ये इन दोनों का क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। इन दोनों के परमाणु भार का क्या होता है, औसत होता है बीच वाला। लेकिन दोस्तों ये एक दो जगह ही लागू हो पाया, एक दो तत्व में ही ऐसा इनकी बात कही गई थी, वो सटीक बैठ पाई, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं हो पाया। तो इनका ये नियम हो जाता है फेल, इनका ये नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इसको मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि ये हर जगह लागू नहीं हो पाया इनका बनाया हुआ नियम। तो क्या था डोबरनियर का नियम, हालांकि इसको हम एक ट्रिक से जानेंगे, लेकिन आप साथ साथ फिर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डोबरनियर ने नियम दिया था त्रिक नियम, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, और इसमें क्या होता था कि जो बीच वाला जो तत्व होता था वो बाकी दोनों के परमाणु भार का औसत होता था। अब जानेंगे दोस्तों इनके बाद, फिर जब ये इनका तो नियम फेल हो गया, उसके बाद प्रयास किया आवर्त सारणी बनाने का, तत्वों का वर्गीकरण करने का न्यूलैंड ने, ठीक है। दूसरा प्रयास किसने किया दोस्तों, न्यूलैंड ने किया। आपसे ये पूछेगा कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया, तो आपको इनका नाम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनका नियम का नाम रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इन्होंने कैसे कैसे अपने नियम को बताया वो बहुत मुश्किल पूछा जाता है। ज़्यादातर आपसे प्रश्न यही बनता है कि न्यूलैंड का इनमें से कौन सा नियम है, और ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर करके छोड़ूंगी, ठीक है। आपको आसानी से ये चीज़ें याद भी रहेंगी, क्योंकि हम आगे एक ट्रिक देखेंगे। तो दोस्तों हमने देख लिया सबसे पहले डोबरनियर का नियम कौन सा था, त्रिक नियम। अब बात कर रहे हैं हम न्यूलैंड के नियम की। तो न्यूलैंड ने दिया था दोस्तों अष्टक नियम, अष्टक नियम या ऑक्टेव्स नियम, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में अगर बात करें तो ऑक्टेव्स का जो रूल होता है, नियम होता है, वो इन्होंने दिया, और न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। कब से कब तक, तो ये डेट या सन आपको याद नहीं रखना है, बाकी इनका पूरा नाम आप देख लीजिए, जॉन न्यूलैंड, ठीक है। जॉन न्यूलैंड ने ये नियम दिया था, इनका पूरा नाम है ये,
ठीक है, बाकी कौन से नियम से संबंधित है? अष्टक नियम से ये संबंधित है। क्या होता था, इन्होंने अपने नियम में क्या बताया, क्या वो इनका नियम सफल हो पाया या ये भी डोबर्नियर की तरह अपने आप को यहाँ पर सही साबित नहीं कर पाए? तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इनके नियम में। दोस्तों, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार में रखने पर प्रत्येक तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति यानी उनका रिपीटेशन उसके 8वें तत्व के बाद होता है या 8वें तत्व में होता है, ऐसा इन्होंने बताया। कैसे कि देखिए, जैसे एक उदाहरण लीजिए, आपने जो सारे गामा पा यानी संगीत के जो स्वर होते हैं ना, ठीक है, 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आप देखते हैं कि जो सा से शुरुआत होती है 8वें नंबर पर घूम करके फिर से क्या आ जाता है? सा आता है। आप बोल करके देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो पहले नंबर पे क्या था? सा था। 8वें नंबर पर फिर से क्या आ गया? सा आ गया। तो इन्होंने यही इसमें रूल अपना दिया कि भाई जितने भी हमारे तत्व है उनके परमाणु भार जो है 8वें नंबर पर आते ही फिर से अपने आप रिपीट होने लगते हैं, सेम हो जाते हैं, ये इन्होंने कहा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये प्रयास भी इनका कैसा रहा? सफल नहीं हो पाया। इस दिशा में ये प्रभावी प्रयास नहीं रहा, ये भी इनका नियम भी क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, ये भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो नियम था वो 1-2 जगह लागू हुआ, बाकी जगह नहीं हो पाया। तो फिर इनकी भी छुट्टी हो गई। इसीलिए इनका क्या अंदर से नियम था वो मुश्किल पूछता है आपसे, लेकिन आपने समझ लिया तो उतना काफ़ी है। बाकी आप जो अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें ये लिखे कि डोबर्नियर ने कौन सा नियम दिया, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या फिर यहीं पर प्रयास खत्म हो गए आवर्त सारणी बनाने के? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तभी प्रयास खत्म हो गए होते तो आपको आधुनिक जो आप आजकल आवर्त सारणी देखते हैं, पीरियडिक टेबल देखते हैं, वो नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब किसी ना किसी ने तो सफल प्रयास किया होगा। तो देखिए आगे देखते हैं किसने किया सफल प्रयास। तो जानते हैं दोस्तों, इस दिशा में जो पहला प्रथम सफल प्रयास था, प्रभावी प्रयास था, वो किया मेंडलीफ ने। ठीक है, जो पहला प्रभावी प्रयास था या सफल प्रयास था वो किसने किया? मेंडलीफ ने किया। अब मेंडलीफ ने ऐसा क्या किया जो इनका जो नियम था वो सफल हो गया? तो चलिए देखते हैं क्या क्या इन्होंने मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में क्या बताया। तो चलिए अब हम जानेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में क्या ऐसा बताया कि जिसकी वजह से इनका जो नियम था वो सफल माना गया। दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें कुल आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी थी वो आप सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो मूल आवर्त सारणी थी या कह लीजिए सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई गई थी, तब उसमें 8 तो समूह थे। ठीक है, 8 क्या थे? समूह थे और 7 आवर्त थे, यानी ये समूह कहते हैं वर्ग को। ठीक है, वर्ग को। तो 8 वर्ग थे और 7 क्या थे? आवर्त थे। तो ये आपकी जो मूल आवर्त सारणी थी, सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनकर के तैयार हुई थी, उसमें आपके 8 वर्ग थे और 7 क्या थे? आवर्त थे। तो ये सबसे इसमें डिफरेंस हो जाता है नई आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी थी जो उसमें, कि उस वाली में या मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ। जैसे ये आपकी पीरियडिक टेबल है तो इसमें क्या थे? 7 आवर्त थे और 8 वर्ग होते थे। कि इस तरीके से आवर्त तो 7 ही थे लेकिन इस तरीके से वर्ग 8 थे, यानी इसकी मान के चलिए आप आधी ही पीरियडिक टेबल बना करके तैयार कर पाए थे। कौन? मेंडलीफ, है ना। तो अब देखते हैं क्या क्या इन्होंने बताया, किस आधार पर वर्गीकरण किया। तो आइए, तो ये रूस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, मेंडलीफ। 1869 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिया। इस नियम में इन्होंने क्या बताया ये प्रमुख है जानने के लिए, ये आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार इन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आधार पर विभाजित किए। ठीक है, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी इनके परमाणु भारों की आवर्ती होती रहती है, अर्थात तत्वों को उनकी परमाणु संख्याओं के अनुसार रखा जाए तो समान गुण धर्म वाले जो तत्व है
वो एक नियमित अंतर के बाद पढ़ते रहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु संख्या के आधार पर अगर हम इन तत्वों का वर्गीकरण करें, परमाणु संख्या के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करेंगे इन तत्वों का, तो क्या होगा कि जो समान गुण धर्म वाले तत्व होते हैं वो एक नियमित अंतर पर रिपीट होंगे। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, लगभग ऐसा ही हुआ कि जो समान गुण धर्म वाले समान गुणों वाले तत्व थे वो एक संख्या के बाद फिर क्या होते थे, रिपीट होने लगते थे। ठीक है, एक नियमित अवसर के बाद फिर से क्या होने लगते थे, रिपीट होने लगते थे। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई, परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाई। तो ये आपको यहाँ बेसिक सी याद रखने वाली बात है। आगे बात करें दोस्तों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को अपने आप ही 2 बार संशोधित भी किया। ठीक है, जो इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी वो कब बनाई थी मेंडलीफ ने, तो वो 1869 में। तो दोस्तों मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 2 बार फिर से संशोधित किया 1871 में, जब नए तत्वों की खोज हुई। ठीक है, तो सफिशिएंट नहीं रही वो आवर्त सारणी जो पहले बनाई गई थी, तो उसमें कुछ संशोधन किया और फिर उसके बाद फिर और नए नए तत्व मिलते चले गए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को 1913 में एक बार फिर से संशोधित किया गया। संशोधित का मतलब होता है कि उसमें चेंज करना। ठीक है, उसको फिर से एक बार तैयार करना नए चेंजेस के साथ। तो 2 बार इसमें संशोधन किया गया। तो दोस्तों हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में जान तो लिया, लेकिन एक बार हम उनकी बनाई गई आवर्त सारणी को एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें आपके कितने वर्ग थे और कितने आवृत थे, अभी मैंने आपको बताया था। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कितने वर्ग और आवृत थे मूल सारणी में, या पूछ लिया जाए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस जो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ये सारणी बनाई गई थी मेंडलीफ के द्वारा, और आप देख रहे हैं इसमें बीच बीच में यहाँ आपको कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ पर कुछ खाली कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों मेंडलीफ ने खाली कॉलम्स ऐसे बीच में क्यों छोड़े थे, क्योंकि दोस्तों मेंडलीफ का कहना था कि आगे आने वाले समय में और भी तत्वों की खोज की जाएगी। ठीक है, कि जितने तत्व मिल गए हैं ये तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत सारे नए तत्व मिलेंगे और उन तत्वों को इन कॉलम्स में बैठाया जाएगा, उनको यहाँ जगह दी जाएगी जो मैंने खाली छोड़ी है, और आगे आने वाले जो वैज्ञानिक है वो इसको फिल करते चले जाएंगे मेरी आवर्त सारणी को। क्लियर? सो गाइज, अभी तक हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले जाना आवर्त सारणी क्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग पाए जाते हैं। आवर्त सारणी बनाने के प्रयास किस किस वैज्ञानिक ने किए, और उसके बाद हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में जाना। उसके साथ ही दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी वैसे तो सफल रही, लेकिन उसके कुछ दोष थे। ठीक है, तो वही हम लोग जानने वाले हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन कौन से दोष थे। इसकी आवर्त सारणी को दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए दीर्घ आवर्त सारणी के दोष या मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, तो आप एक ही तरीके से आंसर करेंगे, जो कि हम अब जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दोष थे इस आवर्त सारणी में। तो सबसे पहला दोष क्या था कि आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उसकी स्थिति असंगत थी, यानी उसको कहीं बैठाने की जगह नहीं मिल रही थी कि हाइड्रोजन को कहाँ बैठाया जाए। ठीक है, क्योंकि इसके अलग अलग गुण थे। ठीक है, तो इस वजह से हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो यहाँ पर फिक्स नहीं हो पा रही थी कि कहाँ इसको रखा जाए। इसी के साथ दूसरा बात करें, दूसरा दोष क्या है, तो एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया था। यानी इन्होंने कहा तो ये था कि भाई एक जैसी प्रकृति वाले गुणधर्म वाले जो भी तत्व है उनको मैं एक साथ रख रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थे कि कुछ तत्व ऐसे थे जो कि अलग अलग गुण वाले थे, उनको एक जगह पर रखा गया था, और कुछ ऐसे भी थे जिनके अलग अलग गुण थे और उनको एक जगह एक ही वर्ग में रख दिया गया था। तो ये भी इस आवर्त सारणी का दोष था।
तीसरा अगर बात करें तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति, यानी वही सेम बात है कि भाई कुछ असंगत थे, उनको फिर भी एक समूह में रख दिया गया था। चौथा क्या है, आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। समस्थानिक से मतलब अगर बात करें कि देखिए जैसे दोस्तों समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनके जो परमाणु भार होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ हम बात करेंगे ठीक है कार्बन की, तो इसका जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परमाणु क्रमांक जो है वो तो सेम है लेकिन इसके परमाणु भार क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ इसके जो समस्थानिक थे उनको कोई जगह नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, बिल्कुल, इतना आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया। और दोस्तों यहाँ पर एक और इसके साथ हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि अक्रिय गैसों को यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया था। जो लास्ट में कॉलम बाद में आकर के मोजले ने लास्ट में इस आवर्त सारणी में आखिर में एक कॉलम और जोड़ा जिसमें अक्रिय गैस सारी रखी गई, जैसे हीलियम, न्यूयॉन, ठीक है, तो क्रिप्टन, ये सभी गैसों को स्थान नहीं दिया गया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। ये सभी इसके दोष माने जाते हैं। ठीक है, इनमें से आप 3 ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा जो आपको इसमें से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह सके। उन 3 को आप अपने नोट्स में जरूर शामिल करिएगा क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है आपका प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष करके ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। अब दोस्तों इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ एक और आपका टॉपिक बच जाता है जो कि है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ। क्योंकि हमने दोष की तो बात कर ली है लेकिन क्या इसके लाभ भी थे, तो हाँ बिल्कुल लाभ जरूर थे, तभी तो हमने इसका नियम सफल माना। ठीक है, मेंडलीफ का तो क्या क्या इनके नियम में इनकी सफलता वाली बात थी या लाभ कौन कौन से थे, तो ये देखते हैं। पहला है यह सारणी सहायक पाई गई। सहायक किसमें, कि जितने भी आगे आने वाले वैज्ञानिक हुए उनको इससे एक आधार मिल गया था कि भाई किस आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, यानी उनको बहुत हेल्प मिली इनकी बनाई गई आवर्त सारणी से। और तत्वों के सुविधाजनक अध्ययन में भी इनकी आवर्त सारणी का ये लाभ है कि इस आवर्त सारणी की वजह से तत्वों का अध्ययन बहुत ही सरलतम रूप से कर पाए। ठीक है, बहुत ही सुविधाजनक हो गया। तीसरा लाभ क्या है, नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करने में भी इससे हेल्प मिली क्योंकि इसने बीच बीच में जगह खाली छोड़ी हुई थी नए आने वाले तत्वों के लिए। तो क्या हुआ, इससे इनकी जो भविष्यवाणी थी कि यहाँ पर जो मैंने खाली जगह छोड़ी है यहाँ पर कोई और तत्व आ जाएगा ऐसे ही गुणधर्म वाला, तो वो सफल रही। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो इनके इन खाली बॉक्सेस में भरे गए थे। साथ ही तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में भी इससे मदद मिलती है इनकी आवर्त सारणी से, और वास्तविक परमाणु भारों को ज्ञात करने में भी सहायता मिली मेंडलीफ की आवर्त सारणी से। तो ये सभी क्या थे, इसके गुण थे या लाभ थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के। तो मेंडलीफ के बारे में हमने जान लिया गाइस। ठीक है, हमने न्यूमैन के बारे में जान लिया है, और आपका जो तीसरे वैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहले यहाँ प्रयास किया था जिसका नाम क्या था यहाँ पर डोबेनियर। ठीक है, डोबर्नियर, तो इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। एक बार फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं कि हमने क्या सीखा आवर्त सारणी वाले चैप्टर में। आवर्त सारणी में दोस्तों 2 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं आवर्त सारणी को, आवर्त और वर्गों में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें उसमें वर्गों की संख्या 18 है और आवृत्त 7 है। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो उसमें 8 वर्ग है और 7 आवृत्त है। ठीक है, या मूल आवर्त सारणी आपसे पूछ ले, मूल यानी शुरुआती तौर पर जो आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई गई थी। दोस्तों आवर्त सारणी बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो जितने भी 118 तत्व हैं इनका सुविधाजनक अध्ययन हो सके और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से इनका अध्ययन हो सके, इसके लिए आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। ठीक, इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें कि वर्ग किसे कहते हैं, आवृत्त किसे कहते हैं, ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो आवृत्त किसे कहेंगे, सबसे पहले यही जानते हैं। आवृत्त होता है कि वर्ग क्या होता है, आवृत्त सारणी में जितने भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको ही हम वर्ग कहते हैं।
और वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। और अगर आवृत आपसे पूछ लिया जाए तो आवृत होती है परमाणु भार में वृद्धि के अनुसार ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। क्षैतिज जो कतारें होती है ये क्या कहलाती है, ये आपकी आवृत कहलाती है, ठीक है। तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें जो प्राप्त होती हैं उनको हम आवृत कहते हैं। इतना आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमने दोस्तों बात करी थी कि तत्वों का वर्गीकरण करने का कौन कौन से वैज्ञानिक ने प्रयास किया। डोबर्नियर ने किया, जिन्होंने त्रिक नियम दिया, फिर न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया, और उसके बाद जो मेंडलीफ थे, मेंडलीफ ने अपनी सफल आवर्त सारणी बताई। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक जानते हैं कैसे आप याद रखेंगे कि किसके बाद कौन सा वैज्ञानिक आया, ठीक है। ये आप मेंडलीफ को यहाँ देख पा रहे हैं। तो चलिए ट्रिक की बात करते हैं। आप दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, कौन सी, DNMM। इससे आपको चारों के चारों नियम याद हो जाएंगे। चारों कौन कौन से, पहला था डी से डेबेनियर, ठीक है, डेबेनियर, जो भी इनका नाम है डेबेनियर। तो पहला नियम कौन सा था, डेबेनियर का नियम था। क्या नाम था इनके नियम का, तो त्रिक का नियम। दूसरा एन से क्या डिनोट होगा, यहाँ पर न्यूलैंड होगा, ठीक है, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का नियम कौन सा था, ऑक्टेव्स का यानी अष्टक का नियम। प्रत्येक जो 8वें नंबर पर रिपीट होता है तो उसका सेम परमाणु क्रमांक होता है, ये इन्होंने कहा। तो उसके बाद एम से क्या बनेगा, मेंडलीफ बनेगा, ठीक है। इनके बाद कौन आए, मेंडलीफ ने प्रयास किया आवृत सारणी बनाने का, जो कि एक सफल प्रयास था। और इन्होंने किस आधार पर किया, तो परमाणु भार के आधार पर इन्होंने क्या किया, अपना वर्गीकरण किया। परमाणु भार के आधार पर इन्होंने क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण किया। इसके बाद आएंगे दोस्तों मोजले। मोजले की अगर बात करें तो मोजले ने जो अपना नियम दिया वो परमाणु संख्या के आधार पर दिया, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर नियम दिया मोजले ने। मेंडलीफ ने किसके आधार पर दिया, परमाणु भार के आधार पर दिया। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, ठीक है, किसके नियम में क्या था। ये आप इसी से अंदाजा लगा पाएंगे जब आपको याद होगा कि किसने अपने नियम में क्या दिया। क्लियर है आप सभी को, इतना स्ट्रिक्ट से आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का टॉपिक आपका मोजले बच जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए आपका इतना बिल्कुल काफ़ी है, और इसके आप नोट्स बनाएंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ये लेंथी वाला है, थोड़ा सा समझने वाला है। तो अगर एक दिन में मैंने ये ज़्यादा कंप्लीट कराया तो फिर उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे साथ साथ उस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको चीज़ें साथ के साथ समझ आती हुई चले, क्योंकि अगर मैं कोर्स पूरा करवा दूँ लेकिन आपके समझ से ऊपर हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना समय आपको मिलना चाहिए कि एक टॉपिक के बीच में थोड़ा सा गैप हो, अगर टॉपिक थोड़ा सा टफ आ रहा है तो इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स इसके बनाएंगे साथ के साथ, और फिर आपसे शाम की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।